नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी पीआईसी जम्मू में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेजर अकाउंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक ज़रूरी बात कि जब भी आप कोई एमसीक्यू सॉल्व करते हो उससे पहले उससे रिलेटेड टॉपिक को अच्छे तरीके से स्टडी ज़रूर कर लें। अगर टॉपिक की आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी तो एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ, आज फिर मैं आपके सामने इस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे जो है आपको टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप खाली यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर याद करके जाते हो, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे पूरे एमसीक्यू जो है वो सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। तो अगर आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले उससे रिलेटेड टॉपिक को डीपली स्टडी ज़रूर कर लें। एक एक चीज़ आप अगर अच्छे तरीके से स्टडी करते हो, उसके पीछे का लॉजिक समझते हो, तो आपके लिए कोई भी एमसीक्यूज आ जाए वो आपके लिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला नहीं है। तो अब इनके लिए आप यहाँ पे जो है 11th-12th की बुक्स जो है वो कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि 11th-12th की बुक्स में आपको अपना सारा का सारा यहाँ पे जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। सिर्फ कुछ एक टॉपिक्स हो सकता है उसमें ना मिले, जबकि बाकी टॉपिक्स मेनली 95% यहाँ पे जो सिलेबस है वो 11th-12th की बुक्स जो है वो कवर कर लेती हैं। तो आप उन बुक्स को कंसल्ट ज़रूर करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने अपने सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो एक सीक्वेंस में बना रखे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, उनकी हेल्प लेते हो, तो पूरे सीक्वेंस में ही उसको देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में देखते हो तो हो सकता है कि कुछ एक चीज़ें आपको समझ ना आए। तो मैंने हर चीज़ जो है पूरे लॉजिक के साथ हर वीडियो में आपको बताई है और स्टेप वाइज आपको मैंने हर चीज़ क्लियर की है। तो इसलिए अगर आप सिस्टमेटिक मैनेजमेंट को देखते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज ये कुछ एमसीक्यूज हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनके जो अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं वो क्या हैं। अब देखो, सबसे पहले इसमें आ गया नंबर 1, कहता है ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज टर्म एज, कि अगर हम यहाँ पे जो है जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। यानी कि जर्नल से ट्रांजैक्शन जब हम यहाँ पे लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। ए पोस्टिंग, बी समराइजिंग, सी जर्नलाइजिंग और डी कास्टिंग। तो अब ये 4 ऑप्शन है। तो अब हमें बताना है कि जब हम यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। और ये चीज़ आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जब भी हम जर्नल से ट्रांजैक्शन लेजर में ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग बोलते हैं, जो कि एक क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारा क्या बनता है, ए पार्ट, पोस्टिंग। ठीक है, जो बी है समराइजिंग, ये हो नहीं सकता, क्योंकि समराइजिंग प्रोसेस बोलते हैं हम समरी प्रिपेयर करने को, कि जब हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड की समरी प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को समराइजिंग बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है। और जर्नलाइजिंग होता है जब हम जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और डी पार्ट है कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड की है उनके अमाउंट को टोटल करना। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये भी हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम जर्नल से ट्रांजैक्शन लेजर में ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट बैलेंस्ड। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखी हैं और हमसे पूछा है कि बताओ इन चारों में से कौन से अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते या नहीं करेंगे। एक तो आ गया मशीनरी अकाउंट, बी पार्ट रिपेयर्स, सी लोन और डी आ गया क्रेडिटर्स। और मैंने आपको बता रखा है कि कौन से अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते। अगर हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करें तो हमारे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और मैंने आपको बता रखा है कि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, यानी कि जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट होते हैं, उनको हम बैलेंस नहीं करते। तो मशीनरी तो हमारा रियल अकाउंट है, यानी कि एसेट अकाउंट है, तो इसको तो हम बैलेंस करते हैं। लोन जो है ये भी हमारी यहाँ पे जो है लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना, तो इसको भी हम बैलेंस करते हैं। जो क्रेडिटर्स हैं
ये भी लाइबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट है, इसको भी बैलेंस करते हैं। लोन भी पर्सनल अकाउंट ही होता है क्योंकि किसी से लिया है, तो इसलिए यहाँ पे इनको तो बैलेंस करते हैं। इसमें एक ऑप्शन है रिपेयर्स। रिपेयर जो है हमारा एक्सपेंस होता है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम बैलेंस नहीं करते। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, बी पार्ट, रिपेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट कहता विच कॉलम इन ए जर्नल इज नॉट फिल्ड एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग। कहता बताओ जब आप जर्नल एंट्रीज करते हो, जर्नल बुक में आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो, तो बताओ इनमें से कौन सा कॉलम हम यहाँ पे उसमें फिल नहीं करते। 4 ऑप्शन हमारे पास है, डेट कॉलम, बी पार्ट लेजर फोलियो, सी अमाउंट कॉलम, और डी आ गया नन ऑफ दीज। हमें बताना है कि जर्नलाइजिंग प्रोसेस में किस कॉलम को हम यहाँ पे जो है जर्नल बुक में फिल नहीं करते। करते हैं बाद में करते हैं, उस समय नहीं करते। डेट तो हम लिखते हैं, डेट कॉलम, उसमें तो डेट डालते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अमाउंट का जो कॉलम है उसमें अमाउंट भी डालते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है ये ए और सी ये ऑप्शन तो हमारी हो नहीं सकती। उस केस में यहाँ पे नन ऑफ दीज, ये वाली ऑप्शन इसको देख लेते हैं पहले। जो बी ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है, लेजर फोलियो। अब देखो लेजर फोलियो क्या होता है कि जो भी हमने यहाँ पे जर्नल बुक में जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसमें यहाँ पे जो है जर्नल बुक में कॉलम लेजर फोलियो का भी होता है। इसमें हम लेजर का पेज नंबर लिखते हैं कि भाई जो हम यहाँ पे जो है जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो लेजर के किस पेज नंबर पे है, तो वहाँ पे उसका पेज नंबर लिखते हैं। और जो लेजर फोलियो है ये पोस्टिंग के टाइम फिल किया जाता है, ये जर्नलाइजिंग के टाइम फिल नहीं किया जाता है। यानी कि जब हम जर्नल एंट्री डालते हैं उस समय यहाँ पे इसको फिल नहीं करते। जब वहां से उठा के एंट्री लेजर में पोस्ट करते हैं तो पोस्टिंग के दौरान यहाँ पे जो है लेजर फोलियो जो है वो फिल किया जाता है। यानी कि उस समय यहाँ पे उसका लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है कि ये अकाउंट लेजर के किस पेज नंबर पे बना हुआ है। और ये रेफरेंस के लिए होता है ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको क्रॉस चेक कर सकें कि भाई ये जो एंट्री है लेजर के अंदर ये कहाँ से आई है, या जर्नल बुक में जो एंट्री है ये कहाँ गई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बी पार्ट, यानी कि लेजर फोलियो। क्लियर है, तो नॉन ऑफ दीज तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि इन तीनों में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट कहता था प्रोसेस ऑफ टोटलिंग द ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ पीरियड इज कॉल्ड। कहता जब हम यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन को टोटल करते हैं, जो भी हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में जब हम यहाँ पे जो है उसको टोटल करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास है, पोस्टिंग, बी बैलेंसिंग, सी समराइजिंग, डी कास्टिंग। तो पहले हम यहाँ पे इन 4 ऑप्शन को यहाँ पे जो है देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है, तो फिर देख लेते हैं कि इसमें एप्रोप्रिएट आंसर क्या है। अब देखो पोस्टिंग क्या होती है, जर्नल से जब हम ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करते हैं लेजर में, उस प्रोसेस को पोस्टिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका टोटलिंग से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। दूसरा हो गया बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग का मतलब हो गया कि लेजर अकाउंट के जब हम बैलेंस निकालते हैं उस प्रोसेस को बैलेंसिंग बोलते हैं, कि दोनों साइडें टोटल करके देखते हैं, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करके जो बाकी बचता है वो हमारा बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी हो गया समराइजिंग, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ समराइजिंग का मतलब हो गया कि समरी प्रिपेयर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं समराइजिंग। ठीक है, और समरी का मतलब हो गया कि एक शॉर्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना, किसी के बारे में भी, जैसे हम यहाँ पे जो है बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उनकी अगर हमें समरी प्रिपेयर करनी है, यानी कि हम एक शॉर्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ताकि हम यहाँ पे जो है उस शॉर्ट स्टेटमेंट के जरिए ही यहाँ पे जो है अपने बिजनेस को असेस कर सकें। तो समरी प्रिपेयर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं समराइजिंग। तो इसलिए यहाँ पे इसका भी टोटलिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब बचा है यहाँ पे एक ही ऑप्शन बची है डी कास्टिंग। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब हम यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद उनके अमाउंट को जब हम टोटल करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कास्टिंग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है कास्टिंग, CASTING। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक यहाँ करते हो,
या मेरे वीडियोस को आप देखते हो तो अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर रखिए और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है, जो आपको बता रहा हूँ प्लस जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो उसको अगर आप साथ साथ नोट करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कल को आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस में अच्छे तरीके से यूज़ भी कर सकते हो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी अपने पास ज़रूर रखिए और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको साथ साथ नोट करते जाइए। चाहे मैं ओरली बता रहा हूँ चाहे यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, उसको साथ साथ नोट जरूर करना, क्योंकि कई बार होता है लिखा हुआ आपसे पढ़ा ना जाए। ठीक है ना, स्पेस की कमी के कारण कई बार छोटा छोटा लिखना पड़ता है, तो हो सकता है आपसे यहाँ पे वो पढ़ा ना जाए। बट जो भी मैं लिखता हूँ वो बोलता ज़रूर हूँ, इसलिए आप यहाँ पे अगर साथ साथ उसको नोट करोगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 कहता है द नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू। कहता है जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो हम क्लोज करते हैं, उनका जो बैलेंस होता है उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ, अब ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास है, बैलेंस शीट, बी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सी ट्रायल बैलेंस, डी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। मतलब इसका क्वेश्चन है कि जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो हम यहाँ पे कैसे क्लोज करते हैं, उनके जो टोटल होता है उनका जो बैलेंस होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करके नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जो नॉमिनल अकाउंट है वो एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट होते हैं और उनके जो बैलेंसेस होते हैं, उनके जो टोटल होते हैं उसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को में ट्रांसफर करके वहाँ अपना नेट रिजल्ट देखते हैं कि भाई हमें यहाँ पे जो है कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ। तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट के जितने भी बैलेंसेस होते हैं, जितने भी जो उनके टोटल होंगे वो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, बी पार्ट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस है वो ट्रांसफर करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है ये एक लिस्ट होती है यहाँ पे हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस की। ठीक है, खाली नॉमिनल अकाउंट नहीं, सभी अकाउंट्स, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो रियल है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है ये एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये एक ब्रांच है अकाउंटिंग की, तो ये वहाँ पे ये टेक्निक यूज़ की जाती है कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो देखने के लिए। तो फिलहाल इसको भी हम यहाँ पे जो है यहाँ यूज़ नहीं करते। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, बी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 6 कहता परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज ऑफ ₹20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, पोस्टिंग विल बी मेड इन मनोज अकाउंट। कहता है यहाँ पे जो है हमने मनोज से गुड्स परचेज किए ₹20,000 के 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, 20,000 के गुड्स हैं उस पर 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला। कहता है अब आपने मनोज के अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग क्या करनी है, 4 ऑप्शन हमारे पास है कि मनोज अकाउंट में आप क्या करोगे, डेबिट साइड 20,000 लिखोगे या डेबिट साइड 16,000 लिखोगे, क्रेडिट साइड 20,000 लिखोगे या क्रेडिट साइड 16,000 लिखोगे। यानी कि हमें बताना है कि मनोज अकाउंट में जो पोस्टिंग है वो किस तरफ होगी और कितने अमाउंट की होगी। सबसे पहली बात कि अगर हमें यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट मिला तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारी जो लिस्ट प्राइस होती है उसमें से वो लेस हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट के अलग से एंट्री नहीं आती, इसलिए 20,000 का अगर हम 20% निकाले वो बनता है 4,000। तो यानी कि 20,000 के जो गुड्स हैं हमें उसके लिए कितने पे करने हैं, 16,000। ठीक है, अब हमने मनोज से ये गुड्स परचेज किए हैं। जब मनोज से गुड्स परचेज किए तो मनोज यहाँ पे कौन हो गया, गिवर। तो गिवर यानी कि मनोज तो पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में हम क्या देखते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो मनोज यहाँ पे गिवर है तो इसलिए मनोज को हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो यानी कि मनोज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा कितने अमाउंट के लिए, 16,000 के लिए। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन है हमारी, ये देखिए डी पार्ट, क्रेडिट साइड ₹16,000। तो राइट आंसर हमारा डी पार्ट कि हम मनोज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 16,000 के साथ। ठीक है। नेक्स्ट कहता बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स आर शोन इन। जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं वो हम कहाँ शो करते हैं, 4 ऑप्शन, बैलेंस शीट में, बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें बताना है कि जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस है वो हम कहाँ शो करते हैं। अब देखो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ये कि कौन कौन से इनमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं।
रियल अकाउंट हमारे होंगे एसेट्स अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में ज़्यादा हमारे लाइबिलिटीज़ के अकाउंट होते हैं, और कुछ एक हमारे यहाँ पे एसेट्स अकाउंट भी होते हैं, जैसे बैंक अकाउंट का बैलेंस हो गया, डेटर्स का बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट जो है ये हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी के अकाउंट होते हैं। तो एसेट्स और लाइबिलिटी अकाउंट के बैलेंसेस जो होते हैं वो हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए हम जब अकाउंटिंग क्लोज होता है उस समय यहाँ पे जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें एक तरफ हमारी एसेट्स आती हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज आती हैं। तो एसेट्स और लाइबिलिटी को एक्सेस करके हम यहाँ पे जो है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं, अपनी फाइनेंस की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने वाला है, तो ये आएगा बाद में, तो फिर बताऊंगा डिटेल में। तो फिलहाल इतना समझ लो कि जितने भी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी के बैलेंस है वो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? ए पार्ट, बैलेंस शीट, ठीक है। बी इसने लिखा है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो बैलेंस शीट जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही हिस्सा होता है, यानी कि जब अकाउंटिंग क्लोज होता है उस समय हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं उसमें मेनली दो टाइप की स्टेटमेंट बनती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नंबर सेकंड बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें आती हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट आंसर देखना है इसमें क्या है। तो क्योंकि बैलेंस शीट जो है ये करेक्ट आंसर है, एग्जैक्टली हम यहाँ पे जो है अपने रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। तो इसमें जो दोनों में अप्रोप्रिएट क्या है? ए पार्ट, बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो हम करते नहीं है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया, ये कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसमें यहाँ पे जो है हम बैलेंसेस नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम बैलेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें होती तो एसेट लाइबिलिटी या जो हमारे एक्सपेंस इनकम है सभी को हम देखते हैं, बट इसको बनाने का तरीका अलग से है। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है, बैलेंस शीट, ठीक। नेक्स्ट कहता है ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज टर्म्ड एज। कहता है जब आप यहाँ पे जो है जर्नल से यहाँ पे लेजर में, लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑलरेडी आ चुका है, चलो इसको रहने दो, इसको काटो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है व्हेन एन अकाउंट इज सेड टू हैव ए क्रेडिट बैलेंस। कहता है कब आपको होगा कि किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कब निकलता है। 4 ऑप्शन है। कहता है इन केस ऑफ एसेट्स अकाउंट, अगर एसेट अकाउंट है तो उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा, मतलब इसके मुताबिक। बी पार्ट, इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ इट्स क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो तब क्रेडिट बैलेंस निकलता है। सी इन केस ऑफ लाइबिलिटीज, कि लाइबिलिटी के केस में क्रेडिट बैलेंस होता है। या डी इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, कि अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो डेबिट साइड से ज़्यादा है, उस केस में क्रेडिट बैलेंस निकलता है। तो हम बताना है यहाँ पे कि कब हमारे अकाउंट का यहाँ पे जो है क्रेडिट बैलेंस निकलता है। ये 4 ऑप्शन है, और मैंने आपको बताया कि जब हम यहाँ पे अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो पहले हम दोनों साइड टोटल करते हैं, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड पूरी माइनस हो जाएगी, तो पीछे जो बैलेंस बचेगा वो किस चीज़ का बचेगा? क्रेडिट साइड का, ठीक है। तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस हमारा तभी निकलता है जब क्रेडिट साइड बड़ी होती है और डेबिट साइड छोटी होती है। तो यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? डी पार्ट, ठीक है। ए यहाँ पे दिया है इन केस ऑफ एसेट्स अकाउंट, एसेट्स का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। या अगर बैलेंस होगा तो डेबिट होगा या तो नहीं होगा। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा क्रेडिट छोटा है तो वो डेबिट बैलेंस होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इन केस ऑफ लाइबिलिटीज, हाँ लाइबिलिटीज जो होते हैं उसका भी यहाँ पे जो है क्रेडिट बैलेंस ही होता है, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो बट हमने यहाँ पे बताना है कि कब हमारे अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकलता है, उस केस में जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो डी पार्ट है, ठीक है। कि कोई भी अकाउंट, इसमें हम यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है कि एसेट लाइबिलिटी, हम कह सकते हैं कि किसी भी अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है, तो उस केस में उसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। नंबर 10 कहता है लेजर इज कॉल्ड द इम्पोर्टेंट बुक,
बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सी प्रिंसिपल बुक, या डी अकाउंटिंग बुक। कहता है लेजर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम इम्पोर्टेंट बुक बोलते हैं, या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, या प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, या अकाउंटिंग बुक बोलते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको क्या नज़र आ रही है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो लेजर है ये हमारी यहाँ पे जो है इसको हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं। लेजर हमारी इंपॉर्टेंट बुक तो होती है, ठीक है ना, बुक तो इंपॉर्टेंट है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये नहीं होती। इसके अलावा ये अकाउंटिंग बुक भी होती है, बट नॉर्मली आमतौर पे हम यहाँ पे जो है किस वर्ड का यूज़ जो है वो लेजर के लिए करते हैं, वो है प्रिंसिपल बुक। कि लेजर जो है ये हमारी प्रिंसिपल बुक है, इसलिए हमारे यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, सी पार्ट, प्रिंसिपल बुक। ठीक है, ऐसा तो देखा जाए तो लेजर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है और ये हमारी अकाउंटिंग बुक भी होती है, बट हम यहाँ पे नॉर्मली इन टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते, और जब भी हम यहाँ पे लेजर की बात करते हैं तो हम उसको प्रिंसिपल बुक के नाम से ही जानते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है इसमें जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो सी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो आपको 4 ऑप्शन दी होती हैं ये सारी ऑप्शन आपको सही लगती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सारी ऑप्शन एक दूसरे के काफ़ी करीब होती हैं, उसमें से आपने यहाँ पे एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो ढूंढनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है लगभग वैसा ही है, तो इसमें हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी, प्रिंसिपल बुक। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे MCQs। तो अब अगले सेशन में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा पार्टनरशिप, क्योंकि एक तो उसकी डिमांड आई है, दूसरा ये टॉपिक थोड़ा लेंथी भी है, तो इसको कवर करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए अगले सेशन से मैं यहाँ पे पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, मेरे को आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा आप मेरे को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में नए टॉपिक पार्टनरशिप के साथ। थैंक यू।